ये वीडियो बनाने में मुझे बार बार दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं सबसे पहले तो इस चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कैमरा है नहीं वीडियो शूट करने के लिए, और फ़ोन से शूट करता हूँ, तो जिसकी वजह से फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो फिर बीच में फंसता है, फिर पता नहीं बोर्ड पे क्यों जूम इन जूम आउट करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लर हो जाता है। और मेरे पास उतना फ्री स्पेस नहीं है कि मैं सब कुछ यहाँ पर क्लियरली लिख पाऊँ, इसलिए बोल के लिखता हूँ। तो मतलब थोड़ा रिसोर्स की कमी की वजह से जो एक बेहतर चीज़ प्रोवाइड एक क्वालिटी जो है अलग से प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन एजुकेशन के क्वालिटी में यहाँ पे कमी नहीं होगी। मैं अपने तरफ से बेस्ट पढ़ाऊँगा, और मैं जो नहीं लिख रहा हूँ तो मैं अपना हैंड रिटन नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं जाता है कि नहीं, आज तक तो ट्राई नहीं किया हुआ, अगर जाता होगा तो अपना हैंड रिटन नोट्स डालेंगे, जो समझाया आप वहाँ से 2 कॉपी लिख सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं। मैं थोड़ा हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11th के बोटनी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ शुरू करेंगे। तो आपके मन में डाउट आया होगा कि क्लास 11th के बोटनी में तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पहला चैप्टर नहीं है, तो फिर ये क्यों शुरू हो रहा है? तो ये इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि इस चैप्टर के बाद समझने का आपको और चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो चलिए बिना बकवास किए हुए जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग को सबसे पहले लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चलना है। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले सेल देखेंगे, सेल क्या होता है, फिर सेल थ्योरी देखेंगे और फिर ओवरव्यू ऑफ सेल। तो सब एक पेज ही, यस एक पेज बहुत ज़्यादा है इस वीडियो के लिए, और इसमें आपका बहुत ज़्यादा ही नोट्स बनने वाला है। तो ध्यान से हर एक चीज़ को लिखते चलिए, जो मैं बोलूँगा वो भी लिखना है। अगर जो मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाया तो पूरा ध्यान से वीडियो लिखकर देखिए। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल हमारा यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सबसे पहले ये सेल क्या होता है, चलिए समझते हैं। सेल का सबसे पहले एक डिफाइन बता देता हूँ, या मैं बोल ही रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में, वैसे राइटिंग में मेरा ठीक नहीं है। तो सेल हमारा होता है, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होता है? सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल को बेसिक स्ट्रक्चर क्यों कर रहे हैं, सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले समझते हैं कि एक ह्यूमन बींग कैसे बनता है। तो सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये है सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जो टिश्यू आप लोग ने पढ़ा होगा, तो ये सेल जो मिल के, मतलब ये मान लीजिए एक सेल है, या ये सिमिलर सेल आपस में मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और ये टिश्यू जो है, यहाँ पे सेल है, सेल से हमारा यहाँ पे टिश्यू बना, और ये टिश्यू आपस में कंबाइन करके एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, एक स्पेसिफिक रेशियो, एक स्पेसिफिक अमाउंट में आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऑर्गेन बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है। और यही ऑर्गेन, जो ऑर्गेन एक सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, वो आपस में कंबाइन होकर एक बना लेता है ऑर्गेन सिस्टम। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि ऑर्गेन सिस्टम का एग्जांपल हमें बताइए। तो ऑर्गेन सिस्टम का बहुत एग्जांपल हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। तो अभी आप ये 2 भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। तो एक ह्यूमन और कैसे बनता है, सबसे पहले सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, इससे एक ह्यूमन बनता है। तो सबसे बेसिक पार्ट, सबसे स्टार्ट कहाँ से हुआ, बेसिक कौन है? तो सबसे बेसिक आपका गाइस सेल है। क्या है? सबसे बेसिक आपका यहाँ पे सेल है। तो इसलिए सेल को कहते हैं, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये सेल ही नहीं रहेगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, सेल से जब टिश्यू नहीं बना तो ऑर्गेन नहीं बनेगा, ऑर्गेन से ऑर्गेन नहीं बना तो ऑर्गेन सिस्टम नहीं बनेगा, अगर ऑर्गेन सिस्टम नहीं बना, ये फ्लो चार्ट नहीं बना, तो हमारा ह्यूमन भी नहीं बनेगा। इसलिए सेल को कहते हैं, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज सेल लिख के आप ये डिफाइन अपने नोट्स में साथ साथ लिखते चलिए। अब उसके बाद एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसमें 2 शब्द का यूज किया है। क्या यूज किया है? एक है एनिमेट, राइटिंग पे मेरे मत जाइएगा, और एक है एनिमेट और एक है इनएनिमेट। ओके, तो ये एनिमेट और इनएनिमेट का मतलब क्या होता है? एनिमेट मतलब आप लोग लिख लीजिए, मतलब एक ऐसा बना लीजिए फ्लो चार्ट, यहाँ पे एनिमेट, यहाँ पे इनएनिमेट, और यहाँ पे भी एक लाइन दीजिए। एनिमेट मतलब होता है लिविंग, और इनएनिमेट मतलब होता है नॉन लिविंग।
अब कोई और ये याद रखिएगा, आपको कभी भी आगे क्वेश्चन में एनिमेट शब्द का यूज कर सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी चलना है। तो एनिमेट मतलब लिविंग और इन एनिमेट मतलब नॉन लिविंग। तो कोई और अगर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि हम किसी को कह रहे हैं कि लिविंग है या हम किसी को कह रहे हैं नॉन लिविंग है, तो वो कैसे लिविंग है और कैसे नॉन लिविंग है, तो प्रेजेंस ऑफ सेल से पता चल रहा है। अगर सेल यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे एब्सेंट है, अगर सेल एब्सेंट है तो वो क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। नॉन लिविंग मतलब इनएनिमेट हो गया। अगर सेल प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया, लिविंग हो गया। लिविंग मतलब क्या हो गया, एनिमेट हो गया। तो आप ये एक डायग्राम में बना के लिखिए, एनिमेट, एनिमेट मतलब लिविंग, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, और सेल प्रेजेंट तो एनिमेट, सेल एब्सेंट तो इनएनिमेट। यहाँ तक आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आखिर सेल क्या है। सेल को बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी से पूरा था। यहाँ पे एक ये भी लिख सकते हैं कि एक लाइन ऐसे बना के पूरा कि ऐसे ह्यूमन बनता है। उसके बाद आपको ये लिखना है। अब आगे चलते हैं प्रोटोप्लाज्म, कि आखिर ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म समझने से पहले एक हम प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हैं, एक नॉर्मल सा डायग्राम प्लांट सेल का बनाते हैं। ये आपको इसमें ये हो गया क्या, सेल वाल, आउटर कवरिंग हमारा सेल वाल होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सीएम लिख देते हैं। इसके अंदर ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्मा हो गया। राइट करना है आप लोग को, लिखना है। और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन, इधर साइटोप्लाज्म, यहाँ पे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम लोग को यहाँ ये डायग्राम आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है। अब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आखिर ये प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है या प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले लिविंग होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये अपना डायग्राम अलग बना लीजिएगा। प्रोटोप्लाज्म हमारा क्या होता है, लिविंग होता है, लिविंग पार्ट होता है। सेल जैसे सेल वाला हमारा मतलब नॉन लिविंग होता है, वैसे ही प्रोटोप्लाज्म हमारा क्या होता है, लिविंग होता है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग या नॉन लिविंग, तो प्रोटोप्लाज्म हमारा लिविंग है। ओके, और प्रोटोप्लाज्म बनता कैसे है, तो प्रोटोप्लाज्म हमारा बनता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से हमारा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। बस इतना ही आपको जानना है। और प्रोटोप्लाज्म जो अभी आपने प्रोटोप्लाज्म बना लिया, और सेल मेम्ब्रेन से हमारा बनता है प्रोटोप्लास्ट। ओके, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से आपका क्या बन रहा है, प्रोटोप्लाज्म बन रहा है। और प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन से क्या बन रहा है, प्रोटोप्लास्ट बन रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। प्रोटोप्लास्ट एक नॉर्मल सा पूछे, प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो प्रोटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सब कुछ प्रेजेंट होता है सिवाय सेल वॉल के। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म किससे बन रहा है, मतलब प्रोटोप्लास्ट किससे बन रहा है, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन से बन रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन ये हो गया, और प्रोटोप्लाज्म तो हमारा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म हो गया। तो सब कुछ आ गया प्रोटोप्लास्ट में सिवाय सेल वॉल के। तो हम लोग बोल सकते हैं सेल विदाउट सेल वॉल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। सेल, यहाँ पे मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी लिखने की कोशिश कीजिए आप लोग। सेल विदाउट सेल वॉल, मैं पूरा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। सेल विदाउट सेल वॉल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। उसमें सब एक सेल में जो कुछ होता है प्रोटोप्लास्ट में सब होगा, बिना सेल वॉल उसके में नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे एनिमेट इनएनिमेट बताया, प्रोटोप्लाज्म लिविंग होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ। वैसे ही प्रोटोप्लास्ट में सब कुछ होता है एक्सेप्ट किसके, सेल वॉल के। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म हैविंग मल्टीपल सेल मतलब मिनी सेल उसको हम लोग क्या कहते हैं,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ यहाँ से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए कि यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा फंगी, मोनिरा प्रोटिस्टा। ये सब मोनिरा प्रोटिस्टा आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, बस यहाँ पे यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल लिख लीजिए। मल्टी सेलुलर में तो हम हो गया, प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब क्या हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। तो यूनिसेलुलर में एक सेल सभी काम करते हैं कि और भी कुछ है काम कर, एक ही सेल सभी काम करते हैं, डाइजेशन से लेके इजेशन से लेके रिस्पायरेशन से लेके सभी। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब उसमें इन ग्रुप ऑफ सेल जैसे टिश्यू है उसमें डिफरेंट फंक्शन काम बटा हुआ है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, काम का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। तो आप यूनिसेलुलर ऐसे लिख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है, जिस फ्लो में पढ़ाया उस फ्लो में आप नोट्स बनाते जाइए। मेरे पास साथ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बनाना, उस फ्लो में आप बनाते जाइए, या मैं आपको पीडीएफ में अपना नोट्स भेज डाल दूंगा। ये हमारा क्या हो गया, यूनिसेलुलर, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मल्टी सेलुलर। ओके, अब यहाँ पे यूनिसेलुलर का डिफाइन लिख लीजिए, मल्टी सेलुलर का डिफाइन लिख लीजिए। और इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, मतलब काम का बंटवारा हो जाता है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ यूनिसेलुलर से, क्या यूनिसेलुलर का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अकर है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है? तो अब आप लोग अंदाज़ा मार देंगे नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है। कैसे होता होगा, एक सेल है, नहीं होता होगा, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो क्यों होता है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, आखिर होता है तो क्यों होता है, क्योंकि इट कैन परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर जो है, जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, बेसिक नीड है जो लाइफ को परफॉर्म करने के लिए, वो सब हमारा यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल से परफॉर्म करता है। इसीलिए क्या है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है कि नहीं, तो क्यों करता है, क्योंकि इट कैन परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ, सो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अकर। इट कैन परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ, सो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अकर। ओके, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले सेल पढ़े, अब सेल को बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, तो क्यों कहते हैं उस बात को समझे। उसके बाद इनएनिमेट एनिमेट पढ़े, कोई लिविंग है, नॉन लिविंग है, क्यों नॉन लिविंग है, लिविंग है, ये पढ़े। उसके बाद हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़े, प्रोटोप्लाज्म से रिलेट करके प्रोटोप्लास्ट को पढ़े। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, सेल विदाउट सेल वाल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उस सब में रिलेशन निकाले और एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाए। उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पे है, उस दोनों में बताए, और यूनिसेलुलर का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अकर होता है, ये भी जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, जो इतना सेल को बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ ये सब बोल रहे हैं, तो आखिर सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले कोई और नहीं, रॉबर्ट हुक है। अब यहाँ पे डेट, तो मैं डेट नहीं लिखूंगा क्योंकि डेट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आपको एकदम लिमिटेड एनसीईआरटी चलना है। एनसीईआरटी इज एनफ फॉर नीट, बहुत ज़्यादा एनफ है नीट के लिए, उससे ज़्यादा कहीं नहीं आता। आप पुराना क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मैं PYQ करवाऊंगा, जितना मेरा नोट्स है उससे ऊपर नहीं आ सकता है। उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस की, मतलब सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो सेल को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। वो क्या था, कॉर्क था। अगर कोई बोलेगा कि सेल का डिस्कवरी फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो आपको नाम याद होना चाहिए, रॉबर्ट हुक ने किया था। और वो क्या था, कॉर्क था, कॉर्क। और कॉर्क क्या था, डेड प्लांट सेल था। ओके, कॉर्क हमारा डेड प्लांट सेल था। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, कॉर्क को किया। कॉर्क हमारा क्या था, डेड प्लांट सेल था। अब सबसे पहले डेड प्लांट सेल था, तो ये डेड क्यों था, अभी तक मैं पढ़ाया, तो क्या आप लोग आंसर दे पाएंगे, यस, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था। ये डेड क्यों था, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट होता है, लेकिन इसमें प्रोटोप्लाज्म ही नहीं प्रेजेंट है, इसलिए कॉर्क क्या है, डेड प्लांट सेल है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, लेकिन वो सेल डेड था कि लिविंग, बहुत बारीक सी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपने याद कर लिया कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। क्या वो डेड सेल था या लिविंग सेल था, तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था, कॉर्क को, वो डेड सेल था। ओके, कौन सा सेल था, वो डेड सेल था। क्यों डेड सेल था, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। क्यों डेड सेल था, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म, क्यों डेड सेल था, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म आपका एब्सेंट था। अब सबसे पहले ये सेल वर्ड डिराइव किससे हुआ, सेल वर्ड हमारा डिराइव हुआ सेलुला से।
सेल वर्ड किससे डिराइव हुआ, सेलुला से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट या बक्सा, क्योंकि उन्होंने जब ये डेड सेल को देखा तो वो एक हनी बी के स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा था एकदम, जैसे उसमें छत्ता में कंपार्टमेंट बॉक्स टाइप में बना होता है, इसलिए ये वर्ड सेल सेलुला से डिस्क्राइब हुआ, जिसका सेलुला का मतलब होता है कंपार्टमेंट या बॉक्स। अब सबसे पहले आपने जान लिया कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, वो सेल डेड सेल था। डेड सेल क्यों था, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था। ये सेलुला वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका मतलब कंपार्टमेंट या बॉक्स है। लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया, अगर यहाँ पे लिविंग डेड सेल का तो इन्होंने डिस्कवर किया, सेल को भी पहले डिस्कवर किया, लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया, तो फर्स्ट लिविंग सेल को हमारा एंटोन लीवेनहुक ने किया था। कौन, एंटोन लीवेनहुक ने किया था। आप लीवेनहुक से याद रख सकते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल को एंटोन लीवेनहुक ने किया था, और इन्होंने ही बैक्टीरिया सेल को भी डिस्कवर किया था, तो ये याद रख सकते हैं। वैसे नहीं भी रखना तो नहीं रख सकते, लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, एंटोन लीवेनहुक। अब यहाँ से एक नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए, जैसे ऐसे नोट्स में आप लोग लिखते ही होंगे 10th में, ऐसे नोट डाल लीजिए, और इसके बाद लिखिए क्या कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, किसके, कौन से माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना इजी हो गया था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक इट इजी टू स्टडी सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ये सब स्टडी करना थोड़ा सा इजी हो गया था। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि किस माइक्रोस्कोप की वजह से स्टडी करना इजी हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हुआ था। तो हमने सेल समझ लिया। अब हम लोग आते हैं सेल थ्योरी पे कि आखिर ये सेल थ्योरी क्या है। सबसे पहले सेल थ्योरी समझने से पहले जान लेते हैं कि आखिर सेल थ्योरी दिया किसने है। तो सेल थ्योरी हमारे दो साइंटिस्ट ने दिए थे, कौन से, स्कैल्डिन और श्वान ने। हमारे दो साइंटिस्ट थे, स्कैल्डिन और श्वान। तो सबसे पहले याद रखना है, स्कैल्डिन क्या थे, आपके जर्मन बोटनिस्ट थे, और ये आपके क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। ओके, सेल थ्योरी हमारा किसने दिया, स्कैल्डिन और श्वान ने दिया। स्कैल्डिन और श्वान ने दिया, और यहाँ पे स्कैल्डिन जो थे जर्मन बोटनिस्ट थे, और श्वान जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो ये तो बोटनिस्ट थे, तो वो बहुत सारे प्लांट को स्टडी किया स्कैल्डिन ने, और फिर बताया कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल फॉर्म टिश्यू। स्कैल्डिन ने क्या बताया, स्कैल्डिन ने बहुत सारे प्लांट को स्टडी किया और बताया कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल फॉर्म टिश्यू। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। स्कैल्डिन जो थे जर्मन बोटनिस्ट थे, इन दोनों ने, स्कैल्डिन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दिया। स्कैल्डिन एक जर्मन बोटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट को स्टडी किया और स्टडी करके बताया कि ऑल प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल फॉर्म टिश्यू। सभी प्लांट सेल के कंपोज्ड है, और सेल क्या फॉर्म करता है, सेल हमारा टिश्यू फॉर्म करता है। ओके, ये स्कैल्डिन ने बताया। अब हमारे जो साइंटिस्ट है श्वान, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट एनिमल पे स्टडी किया और बताया कि एनिमल सेल जो होता है वो कवर होता है थिन लेयर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उनका पहला स्टेटमेंट क्या था कि एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल हमारा कवर होता है थिन लेयर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल इज यूनिक कैरेक्टर। प्लांट सेल में जो एक सेल वॉल प्रेजेंट है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, जो उसको शेप देता है, वो एक यूनिक कैरेक्टर है। तो पहला स्टेटमेंट उनका है कि एनिमल सेल जो होता है कवर्ड होता है थिन लेयर से, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्लांट सेल जो होता है वो कवर्ड होता है सेल वॉल से, एक यूनिक कैरेक्टर है। थर्ड स्टेटमेंट है कि प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। तो एंड इट्स प्रोडक्ट का मतलब है टिश्यू, कि ऑल प्लांट एंड एनिमल जो है कंपोज्ड है सेल से, और सेल से ही क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो ये हमारा है सेल थ्योरी। तो सबसे पहले एक सेल थ्योरी, आप एक ऐसे लाइन बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा स्कैल्डिन, इधर लिखिएगा श्वान। स्कैल्डिन ने जो डिस्कवर किया, जो बताया, क्या बताया कि सभी प्लांट हमारा सेल के बने हैं और सेल फॉर्म करता है टिश्यू। फिर हमारा जो श्वान ने बताया कि हमारा एनिमल सेल कवर होता है थिन लेयर, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर बताया कि जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है एक यूनिक कैरेक्टर है। थर्ड हमारा सभी प्लांट एंड एनिमल कंपोज होता है किसका, सेल का और उसके प्रोडक्ट का। तो ये तीनों लिखिएगा। अब यहाँ पे और फिर एक नीचे लिखिएगा सेल थ्योरी ऐसे,
और 1 और 2 करके लिखिएगा। क्या सेल थ्योरी में लिखिएगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। पहला में क्या लिखिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। और दूसरा स्टेटमेंट लिखवाने से पहले आपको समझाना पड़ेगा कि दूसरा स्टेटमेंट सेल थ्योरी का क्या है। तो सबसे पहले ये सेल थ्योरी होगा, लेकिन सेल थ्योरी के लिए एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? वो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, सेल थ्योरी के लिए एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? वायरस। वायरस हमारा नॉन सेलुलर है। वायरस हमारा क्या है? नॉन सेलुलर है, लेकिन वो तो लिविंग की तरह बिहेव करता है होस्ट के बॉडी में जाने के बाद। तो वही हमारा वायरस जो है एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के लिए। अब तो हम लोग सेल थ्योरी देख, तो गाइस ये वीडियो बनाने में मुझे बार बार दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं सबसे पहले तो इस चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो ही अपलोड करता हूं, क्योंकि मेरे पास तो कैमरा है नहीं वीडियो शूट करने के लिए, और फ़ोन से शूट करता हूं, तो जिसकी वजह से फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो फिर बीच में फंसता है, फिर पता नहीं बोर्ड पे क्यों जूम इन जूम आउट करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लर हो जाता है। और मेरे पास उतना फ्री स्पेस नहीं है कि मैं सब कुछ यहाँ पर क्लियरली लिख पाऊँ, इसलिए बोल के लिखता हूँ। तो मतलब थोड़ा रिसोर्स की कमी की वजह से जो एक बेहतर चीज़ प्रोवाइड एक क्वालिटी जो है अलग से प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन एजुकेशन के क्वालिटी में यहाँ पे कमी नहीं होगी। मैं अपने तरफ से बेस्ट पढ़ाऊँगा, और मैं जो नहीं लिख रहा हूँ तो मैं अपना हैंड रिटन नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं जाता है कि नहीं, आज तक तो ट्राई नहीं किया हुआ, अगर जाता होगा तो अपना हैंड रिटन नोट्स डालेंगे, जो समझाया आप वहाँ से 2 कॉपी लिख सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए तो उससे हो जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। हमने सेल थ्योरी देखा, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन को देखा, लेकिन सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है? तो सबसे पहले स्कैल्डिंग स्वान ने तो ये बता दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कंपोज होते हैं सेल को, और सेल फॉर्म करता है टिश्यू। लेकिन ये सेल आते कहाँ से हैं? ये सेल आते कहाँ से हैं? तो इसी पे रुडोल्फ वर्चो आए थे। सॉरी, एक बात लिख लीजिए कि स्कैल्डिंग ने ये सब जो स्टेटमेंट दिया 1848 में दिया, ये कभी का डेट पूछ सकता है, और स्वान ने 1839 में दिया। एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए लिख लीजिए, पूछ सकता है। स्कैल्डिन 1838, स्वान 1839। उसके बाद हमारा है कि कैसे न्यू सेल आ रहा है। तो हमारा एक साइंटिस्ट है, कौन से साइंटिस्ट? रुडोल्फ वर्चो। आपने लग रहा है उनका नाम 9th में कहीं सुना होगा, तो सुना होगा रुडोल्फ वर्चो। एक साइंटिस्ट है, कौन? रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने 1855 में कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। एक लैटिन शब्द है, उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितना सेल है वो अराइज होता है कैसे? डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेल है, अब एक सेल जो होता है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, अब इसमें क्या हो गया? डिवाइड होके 2 सेल हो गया। अब यहाँ पे ये 2 सेल, ये 2 डिवाइड हो गया, ये 2 डिवाइड हो गया, 4 सेल हो गया। तो वही हमारा ऑल सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमारा सेल से कंपोज होता है, सेल टिश्यू फॉर्म करता है, लेकिन ये सेल आता कहाँ है? तो ऑल सेल जो होता है अराइज होता है डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो रुडोल्फ वर्चो आए और उन्होंने बताया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, और फाइनल शेप सेल थ्योरी को देने वाले कौन थे? तो हमारे रुडोल्फ वर्चो ही थे। यही हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइनल शेप दिया। ये सेल कहाँ से आते हैं, उन्होंने ये बात को हमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया और हमें बताया। तो सबसे पहले मैंने सेल थ्योरी में आपको बोला था कि यहाँ पे लिखिए सेल के बारे में क्या लिखना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल फॉर्म टिश्यू। और दूसरा में क्या लिखिए कि सेल अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा उसको रिकैप करके ये वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा फ़ोन हीट हो रहा है, बीच में जूम आउट ज़्यादा कर रहा है, फिर उतना नहीं अच्छा से शूट कर पा रहा है। इसलिए उसके बाद मैं और अच्छा से आज काम करूँगा कि किस तरह से और अच्छा से किया जाए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको ये संडे को वीडियो अपलोड हो रहा है, फिर आपका अगले दिन ही नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। मैं कुछ अच्छे से सोचे करूँगा। तो सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन वीडियो के एंड में रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमने क्या पढ़ा।
सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ चैप्टर का नाम था, तो सबसे पहले हम लोग सेल जाने कि सेल बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल बेसिक स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि वही तो मेन सार है जो हमने यहाँ पे देखा। फिर प्रोटोप्लाज्म देखा, प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है, प्रोटोप्लाज्म के बाद प्रोटोप्लास्ट पढ़ा। उसके बाद हम लोग प्रोटोप्लास्ट में देखा क्या होता है और क्या नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म लिविंग होता है, कॉर्क में वही नहीं था तो वो डेड सेल हो गया। उसके बाद हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर पढ़ा, और बीच में हमने क्या पढ़ा, इनएनिमेट और एनिमेट पढ़ा। लिविंग और नॉन लिविंग क्यों होता है, क्या कैसे लिविंग, क्या सेल प्रेजेंट है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल में कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को किया, लेकिन सबसे पहले सेल को डिस्कवर वही किए। सेल जो वर्ड सेलुलर से डिराइव हुआ। उसके बाद एंटोन लिविन हुक आए थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद ये सबको क्लियर करते हुए सेल थ्योरी पे स्कर्लिन स्वान दो साइंटिस्ट आए थे, एक जर्मन बोटनिस्ट थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। वो सब जो सेल थ्योरी दिए जैसे दिए वो सब क्लियर किए, और अंत में रुडोल्फ वर्चो आके फाइनल स्टेप दिए सेल थ्योरी को कि सेल कैसे अराइज होता है। तो सेल अराइज होता है डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आई होप अदर सोर्स को हटा के आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मैं और अपने आप को कैसे थोड़ा बेहतर कर सकता हूं। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैं अपना हैंड रिटन नोट्स डालने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू एवरीवन।